आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए ये हमारा सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका कौन सा था? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था जो कि हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा एक नया टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। चलिए शुरू करते हैं, आखिर क्या है न्यूट्रिशन। और जैसा कि हमने आपको पिछले वाले क्लास में ही बताया था कि आपको इस चैप्टर में बेसिकली 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, जो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरुआत करते हैं। पहला प्रोसेस का नाम है पहला आपका न्यूट्रिशन। चलिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, समझते हैं जरा ध्यान से। न्यूट्रिशन का मतलब आप पहले समझिए कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब है भोजन को अपने पेट के अंदर लेना, यानी कि भोजन खाना और उसको यूटिलाइज कर जाना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चावल खाते हैं, चावल से आपको एनर्जी मिलता है। जैसे आपने चावल खाया, चावल से आपको क्या मिला? एनर्जी मिला। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। बस क्या समझना है? टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज न्यूट्रिशन। सिंपल सा मतलब है इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम यहाँ पे बैठ के चावल दाल खाने लगे तो वो हमारा प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे भोजन खाने का जो तरीका है ना, वो 2 प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? मोड, हाँ वो हुआ कि हाँ बताइए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब बेसिकली है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स अपने भोजन को किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ रही है? चलिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपको एक जूता खरीदना हो, आपको कपड़ा खरीदना हो, तो आप पैसे किससे मांगते हैं? या तो मम्मी से, या तो पापा से, या तो दीदी से, है ना? तो आपका मोड ऑफ पेमेंट कौन दे रहा है? मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको पैसे कौन दे रहे हैं? आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। उसी प्रकार से भोजन खाने का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि भोजन आपको कैसे मिलेगा, किस प्रकार से आपके पास भोजन आएगा, है ना? भोजन को आप कैसे प्राप्त करेंगे, वो हमारे पास 2 तरीका है। पहला तरीका का नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे का है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये कि पहला तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको बार बार कहा है कि रटना बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रिशन का सिंपल सा मतलब होता है भोजन को खाना और उसको यूटिलाइज कर जाना, एनर्जी मिल जाना, वही हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन। सिंपल सा बात है, ठीक है। और इसमें आपको 2 बात याद रखना है कि न्यूट्रिशन लेने का 2 तरीका हमारे पास है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले तो ऑटोट्रॉपिक में हमारा यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन ही दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water with the help of sunlight energy। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बनाता हो, किसके मदद से? इनऑर्गेनिक मटेरियल के मदद से। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब चीज़, ठीक है। तो जो लिविंग थिंग्स अपना भोजन अपने से बनाता हो, अपना भोजन अपने से बनाता हो, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ही आपका एक टर्म निकल गया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब कौन? जो बनाता है, जो बनाता है, हाँ जो बनाएगा वही हमारा कहला जाएगा ऑटोट्रॉप्स। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक ऑन फूड from carbon dioxide and water with the help of sunlight energy are called autotrophs।
एग्जाम्पल में है आपका प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका प्लांट, पेड़ पौधा, क्या वो अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है, लेकिन बनाने के लिए उसको मदद चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट एनर्जी का, है ना। तो प्लांट हमारा क्या हो गया? ऑटोट्रॉप्स हो गया। लेकिन ये जिस तरीके से भोजन बनाता है उस तरीके को हम लोग क्या कह देंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह देंगे। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रही है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या समझ में आया आपको? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना लेता हो, भले ही उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का मदद चाहिए, लेकिन वो अपना भोजन यदि अपने से बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई समस्या? और जो बनाता है, जो इस चीज़ को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग कह देंगे ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लांट हो गया और कुछ बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर प्लांट यदि ऑटोट्रॉप्स है तो वो अपना भोजन कैसे बनाता है? एग्जाम्पल है आपके सामने फोटोसिंथेसिस का। बचपन वाले क्लास में आपने खूब पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, सॉरी, डेफिनेशन में क्या आपने पढ़ा है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बताना चाहें बचपन क्लास के फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, तो कुछ इस प्रकार का था, द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा ही कुछ डेफिनेशन लगभग आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का, है ना। तो प्लांट जो अपना भोजन बनाता है वो बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस क्या था ये हमने आपको बता दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यही तो होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपने सराउंडिंग से लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसको हवा से मिल जाएगा और वाटर उसको मिट्टी से मिल जाएगा, ठीक है, और सनलाइट तो उसको ऊपर से मिल ही जाएगा, और क्लोरोफिल तो उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। इन सभी के मिक्सचर से जो वो अपना प्रोसेस करता है, भोजन बनाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब जरा देखिए, समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पे ना करता क्या है बेसिकली प्लांट ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कहाँ से लेगा? अपने सराउंडिंग से लेगा और उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब आपको समझना है प्लांट का भोजन, प्लांट का भोजन। तो अब यह प्लांट का भोजन जो बना कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करेगा बेसिकली? प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। आगे the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। अब जरा समझिए ध्यान से, क्या प्लांट ने एक बार कार्बोहाइड्रेट बनाया किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से। यदि अपना उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया तो क्या वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली एक फूड ही तो है। तो क्या वो फूड अपना जो बनाया वो तुरंत इस्तेमाल कर लेगा? नहीं, समझिए ध्यान से, जो वो अपना भोजन बनाएगा वो तुरंत इस्तेमाल नहीं करता है। कुछ समय के, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो हम भोजन खाते हैं, तो क्या वो खाते ही भोजन पच जाता है क्या? नहीं, कुछ समय लगता है पचने में, तभी हम लोग कुछ समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। उसी प्रकार से प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, प्लांट जो अपना भोजन बनाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, वो तुरंत अपना भोजन इस्तेमाल नहीं करता है। वो एज अ रिजर्व, एक तरीके से स्टॉक के तौर पे अपने ही बॉडी में उसको स्टोर करके रखता है। एक बार बना लिया, स्टोर करके रख दिया, उसको जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब उसको खाता रहेगा, फिर ख़त्म होगा फिर वो बना लेगा, फिर ख़त्म होगा फिर बना लेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी मम्मी लोग क्या करती है, एक बार दोपहर में खाना बनाती है, शाम तक चलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि तुरंत बना और तुरंत खा के ख़त्म, नहीं होता ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि घर में गेस्ट आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग हमेशा भोजन बचा के रखते हैं ताकि कोई आ जाए तो उसको कम ना पड़े, है ना। तो वही बात है, प्लांट जब कार्बोहाइड्रेट बनाता है तो वो उसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करता है, कुछ समय अपने बॉडी में उसको प्रेजेंट रखता है, उसके बाद जब जब उसको ज़रूरत पड़ता है तब तक वो अपना इस्तेमाल करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना ही भूल गया। तो ये जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर करके रखता है वो किस फॉर्म में रखेगा स्टोर करके?
स्टार्च के फॉर्म में रखेगा। स्टार्च क्या है बेसिकली, एक स्टोर्ड फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। बस सिंपल सा मतलब है, मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट को इस जगह स्टोर कर दो, वही कहला जाएगा हमारा स्टार्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गया प्लांट के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग एनिमल सॉरी यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग के बारे में बात कर लेते हैं। द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जैसे आपसे पूछेगा कि प्लांट जो है अपना भोजन किस रूप में स्टोर करके रखता है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्टार्च के रूप में। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि ह्यूमन बींग्स अपना एनर्जी किस रूप में स्टोर करके रखता है, तो वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या वो तुरंत पच जाता है क्या, नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे पेट में स्टोर है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई हमारे पेट में भोजन चल गया, वो धीरे धीरे पचेगा, उससे एनर्जी मिलेगा, लेकिन वो स्टोर्ड तो है ना, धीरे धीरे एनर्जी खत्म होता है, तो वो जो स्टोर्ड है उसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। तो याद रखिएगा प्लांट के बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, और ह्यूमन बींग्स में जो स्टोर्ड रहता है वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानते हैं कि आखिर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उस दौरान प्लांट में क्या क्या चेंजेज होते हैं, प्लांट आखिर क्या क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपको मालूम है प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल सबसे पहले एब्जॉर्ब क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और वो जो एब्जॉर्ब किया है उसी लाइट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये सब कौन करता है, प्लांट अपने आप खुद करता है। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला आप बता सकते हैं क्या होता है, H2O। इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल को यानी कि वाटर को वो दो अलग अलग एलिमेंट में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट से लेता है प्लांट उसको वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। तो याद रखिएगा आपके बुक में 3 स्टेप दिया हुआ है, इसमें हमने एक स्टेप को यानी कि ये जो 2 स्टेप आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही में है, हम इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए अलग कर दिए हैं। तो ये भी कोई गलत वाली बात नहीं है, ये भी सही है। हाँ, आपके बुक में भी 3 स्टेप दिया हुआ है, हमारे बुक में भी 3 स्टेप दिया हुआ है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसके लिए हमने यहाँ पे 4 स्टेप बना दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो आप ये 4 स्टेप बताइएगा। सबसे पहले क्या कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो वाटर प्रेजेंट है जो कि वो मिट्टी से लेगा, पौधा जो मिट्टी से पानी लेगा उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा, और यही ऑक्सीजन आपको मिलता है ना, जब आप सांस लेते हैं तो यही ऑक्सीजन आपको मिलता है। और उसके बाद जो वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा उसको वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देगा, यानी कि एक तरीके से उसका भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। कोई समस्या, बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये सारा जो आपने स्टेप यहाँ पे देखा इसी को हम लोग केमिकली भी लिख सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला के तहत लिख सकते हैं। वो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 6CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल को ये इन्वायरमेंट से ले रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए, और ये वाटर के 12 मॉलिक्यूल को ले रहा है, 12 मॉलिक्यूल को ये ले रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेगा, हवा से लेगा, फ्रॉम एयर। ठीक है, वाटर कहाँ से लेगा, फ्रॉम सॉइल, और सनलाइट और क्लोरोफिल तो पहले से प्रेजेंट ही है, क्लोरोफिल तो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है, और सनलाइट तो उसको सूरज की रोशनी से मिल ही रहा है। तो इतना कुछ उसको मिलेगा तो वो क्या बनाएगा अपने बॉडी में, वो बनाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का फूड है। क्या है, एक तरीके का फूड है, तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, उसके बाद फिर प्लांट और क्या बनाएगा भाई, ऑक्सीजन बनाएगा जो कि हम लोग सांस लेते हैं, और वो हमको देगा वाटर भी देगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर प्लांट हमको वाटर कहाँ देता है, वो आपको दिखता नहीं है बल्कि वो वेपराइज हो जाता है। आगे आपको मालूम चलेगा, हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। देखिए ज़रा ध्यान से, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है,
और जैसे उस पर धूप की रोशनी पड़ती है वो पसीना सूख के गायब हो जाता है, उसी प्रकार से वाटर भी एवोपरेट करता है। सॉरी प्लांट भी वाटर को एवोपरेट करता है। और ये जो वाटर रिलीज करेगा, जो कि आपके बुक में फॉर्मूला में दिया हुआ है, ये वाटर आपको दिखेगा नहीं, बल्कि वो पत्ते से, पेड़ का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उससे वो होके इन्वायरमेंट में चला जाता है, एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया हमारा। जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, यदि एग्जाम में पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उस समय के दौरान कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये 4 स्टेप के साथ साथ यदि आप ये इक्वेशन लिख देते हैं तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये सारा का सारा स्टेप जो आपने यहाँ पे पढ़ा है केमिकल इक्वेशन के रूप में भी, या फिर ये जो 4 स्टेप है इसमें भी जो आपने पढ़ा है, क्या ये चारों का चारों स्टेप तुरंत होता है क्या? एक के बाद एक के बाद एक एक ऐसे होता है क्या? नहीं, इसमें कुछ समय लगता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में, फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट बट प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन, यहाँ पे डेजर्ट प्लांट के बारे में बताया गया है कि देखो भाई, प्लांट तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, प्लांट तुरंत वाटर लेगा, प्लांट तुरंत सनलाइट के मदद से भोजन बना देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है डेजर्ट प्लांट के बारे में। डेजर्ट प्लांट क्या करता है ना, डेजर्ट में जो भी प्लांट होते हैं वहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है हमारे जगहों से। वहाँ पे क्या होता है ना, जो प्लांट रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, प्लांट नाइट में लेते हैं, और जब दिन होता है, सुबह उगता है, सूरज की रोशनी आती है, उस समय पे प्लांट भोजन बनाता है। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर फिर रात में भोजन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि रात में सनलाइट ही नहीं है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले रहा है प्लांट, तो रात में ही उसको भोजन बना देना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यह है कि नाइट में सनलाइट होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि डेजर्ट प्लांट के केस के बारे में आपसे खास करके पूछा जाएगा कि डेजर्ट प्लांट का क्या केस है, वो कब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कब भोजन बनाता है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रात में लेगा और सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि डे में, वो अपना भोजन बना के तैयार कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, और यहीं पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा स्टोमाटा के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। देखिए, स्टोमाटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। हर प्लांट के कुछ पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, और उस लीफ के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या वो छेद आपको दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वहाँ पे आपको एक छेद छोटा सा नज़र आएगा। एक नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे छेद आपको नज़र आएंगे। ठीक है, आगे, और उसी छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, इसको आप लगातार अपने बुक में देखते रहिए, पेज नंबर 97 में स्टोमाटा का फिगर जो है 6.3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स, यानी पोर्स का मतलब यहाँ पे स्टोमाटा, वही छेद, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जैसे यदि ह्यूमन बींग्स को सांस लेना है वो तो नाक से ले लेगा, लेकिन प्लांट को यदि सांस लेना है तो वो कैसे लेगा? वो इसी स्टोमाटा के थ्रू सांस लेता है और या फिर सांस छोड़ता है। जैसे आपको मालूम है कि प्लांट इन्वायरमेंट से लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये ऑक्सीजन छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, प्लांट के पास तो कोई खास नाक होता नहीं है, तो वो करता है इसी छोटे छोटे छेद से। ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और गैस को छोड़ना। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स एज वेल। लेकिन क्या, अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, क्या गैस का एक्सचेंज केवल और केवल लीव्स यानी कि स्टोमाटा के थ्रू ही होता है? जवाब है नहीं। गैस का एक्सचेंज स्टीम से भी होता है, रूट से भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गैस का एक्सचेंज जो है वो लीफ के स्टोमाटा के थ्रू होता है। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछ दे कि स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पहली बात तो प्लांट के लीफ पे रहेगा, लीफ के ऊपर की नीचे, लीफ के ऊपर सरफेस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा, और स्टोमाटा के थ्रू ही वाटर को भी लॉस्ट करता है कौन? प्लांट। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर प्लांट वाटर को कहाँ लॉस्ट करता है वो भी कब? एवोपरेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे हम लोग गर्मी में दौड़ने लगे तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है, उसी प्रकार से प्लांट भी एवोपरेशन करता है, लेकिन वो पानी उसका कहाँ से निकलेगा? स्टोमाटा के थ्रू ही निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, 2-3 पॉइंट है, हम उसको एक बार बता देते हैं, उसके बाद आपके सामने आएगा एक स्टोमाटा का डायग्राम जो कि आपके बुक में भी है, उसके बाद फिर आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स ओपन दिस pores when it needs carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore are a function of the guard cell. The guard cell swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pores closes if the guard cell shrink. अब देखिए आपके सामने आएगा अभी तुरंत एक स्टोमाटा का फिगर, उसको आप जरा देखिए ध्यान से। चलिए जरा देखिए जरा ध्यान से, ये आपके सामने है, आपके एनसीईआरटी बुक का पिक्चर है, दिख रहा है सबको? आपके बुक में भी है, आप लोग अपने बुक में देखिए। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपके सामने बुक है तो आप बुक में देखिए, नहीं तो फिर आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना अब आपको हम स्टोमाटा का थोड़ा सा फंक्शन समझाते हैं क्या है। पहला बात तो आप ये जो स्टोमाटा है वो कहाँ पे, स्टोमाटा बेसिकली है क्या? प्लांट के लीफ के ऊपर छोटा छोटा क्या है वो? छेद है, बेसिकली वो छेद ही है। तो ये है आपका वो स्टोमाटा का पूरा स्ट्रक्चर। देखिए होता क्या है ना, जब अच्छा यहाँ पे पहले कुछ बातें बता देते हैं। ये है हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल इसका नाम क्यों पड़ा है? जैसे आपको मालूम है कि यदि अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में गार्ड रहता है। गार्ड का काम क्या होता है? गेट खोलना, गेट बंद करना, यही काम है। तो यहाँ पे है गार्ड सेल, तो यहाँ पे भी गार्ड का सेल का काम क्या होगा? गेट खोलना, गेट बंद करना, है ना? तो आप जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो उस समय पे स्टोमाटा अपना ये पूरा का पूरा जो इसका एरिया है इसको वो खोल देता है ताकि अंदर आराम से कार्बन डाइऑक्साइड आ सके। और जब ये एक बार कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाता है तो ये स्टोमाटा जो है अपने आप क्या कर लेता है? अपने आप को बंद कर लेता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन छोड़ना होता है तो उस समय पे भी ये अपना जो गेट है पूरी तरीके से ये वाला वो अपना गेट खोल देता है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वो अंदर लेगा तो वो पूरी तरीके से स्टोमाटा जो है फूल जाएगा। जब गैस को वो छोड़ेगा तो भी वो उसको खोलना पड़ेगा क्योंकि निकलना है उसको। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपका ए नंबर में, जो कि आपका ओपन स्टोमाटा था। ठीक है, अच्छा इसको कहा गया इस वाले एरिया को स्टोमेटल पोर, मतलब कि यही वो होल है, यही वो पार्ट है जहाँ से गैस का एक्सचेंज या फिर वाटर का एक्सचेंज एवोपरेशन के द्वारा होता है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चल आगे बढ़ते हैं फिर। और ये अच्छा इसको बंद करना खोलना किसका काम है? गार्ड सेल का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये दूसरा वाला आपका डायग्राम है। ये दूसरे वाले डायग्राम में आपको ये बता रहा है कि जब एक बार प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है तो अपने गेट को पूरी तरीके से बंद कर देता है। ठीक है, और जब एक बार प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ देता है फिर अपने आप को बंद कर लेता है। यानी कि बंद करना, फिर से उसको ओपन करना, क्लोज ओपन क्लोज ओपन, ये लगातार स्टोमाटा में चलता रहता है। और इसको परफॉर्म करने का काम किसका है? गार्ड सेल का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लांट को अब चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसको भोजन बनाना है मान लीजिए, तो प्लांट रिक्वेस्ट करेगा किससे? गार्ड सेल से कि गार्ड जी स्टोमाटा के गेट को खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए अब कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो गेट खोल देगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और जब उसके अंदर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया है, अब आप अपना गेट बंद कर लीजिए। कोई डाउट इसमें? उसके बाद जब ऑक्सीजन छोड़ना होगा तभी वो गेट खोल देगा। ऑक्सीजन छोड़ा हुआ हो जाएगा तो फिर वो अपना गेट बंद कर लेगा। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा लगातार चलता रहता है। और ये गेट का ओपन होना क्लोज होना और कब होगा? जब वाटर का इसमें एवोपरेशन होगा। ठीक है, जैसे आपको मालूम है वाटर भी क्या करता है, प्लांट भी क्या करता है? वाटर को एवोपरेट करता है। तो उस समय पे भी ये ओपन क्लोज लगातार चलता रहता है। कोई डाउट नहीं, ये डायग्राम आपके बुक में भी था। चलिए आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे अभी आपने डायग्राम देखा, कोई समस्या इसमें नहीं हुआ?
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही सारा कुछ बात जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ था, एक बार दोबारा बता देते हैं कि द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है अपने स्टोमाटा को बंद कर लेता है कब? जब उसको किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता है तब। और उसी को वो कब खोल देगा? जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब वो खोल के कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेगा। तो ये जो ओपन करना क्लोज करना ओपन करना क्लोज करना, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है गार्ड सेल का। ठीक है, गार्ड सेल कब फूलेगा, यानी कि वो स्टोमाटा जो है वो कब फूल जाएगा पूरी तरीके से? जब उसके अंदर कुछ आएगा। और वो कब सिकुड़ जाएगा? जब वो उससे निकल के कुछ चीज़ बाहर चला जाएगा तब वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमारा लगातार जो है गार्ड सेल के द्वारा स्टोमाटा में परफॉर्म किया जाता है। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा पूरी तरीके से और पूरा का पूरा टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अगला वाला टॉपिक है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर क्लास हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।